हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज अपने सांख्यिकी के तीसरे दिन पे अब तक 2 दिनों में अपने आंकड़ों को टेबल के माध्यम से प्रेजेंट करना सीखा अपनों ने। उसके बाद में कल अपनों ने पूरा का पूरा चार्ट को लेके बात की थी। जितने भी 7 प्रकार के चार्ट थे सब पे अपने बने सामान्य प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, उनमें फर्क देखा अपनों ने। आज इन 2 भागों पे यानी अपने पहले और दूसरे दिन की दोनों क्लासेस यदि आप अच्छे से देख पाए थे या उनको समझ गए थे तो आज की क्लास के अंदर उन दोनों से संबंधित अपने प्रैक्टिस प्रश्न लेके आ रहे हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग जी। और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई वो एप्लीकेशन में भी, अपने एमएस एप्लीकेशन में उपलब्ध थी, कोर्स के अंदर, स्टडी मटेरियल के अंदर, और साथ साथ में मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको शेयर किया था। वो प्रिंट आउट उसका आप निकाल चुके होंगे और उन्हीं से ही अपने क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। तो वो सीट के अंदर जो प्रैक्टिस प्रश्न जो 1 से लेकर 34 तक के क्वेश्चन है उनका अपने क्रम आज यहां से लेके चलेंगे। संभावित वो पर्सन जो मुझे लगता है कि शायद आपको परेशान कर सकते हैं या एक अच्छे स्तर का क्वेश्चन है उनको मैं करवाता चलूंगा। जो कि सामान्य और एक बेसिक का क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो 1 से लेकर 34 तक के क्रम में मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कराऊंगा। कुछ पीछे बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे उनको आप अपने आप करके देखेंगे। यदि आपको उन प्रश्नों में किसी प्रकार का डाउट बना रहता है तो लाइव क्लास के माध्यम से या अपने टेलीग्राम पर आप अपने जो एमर्स एकेडमी का जो ग्रुप है उसके अंदर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं ताकि अगले दिन की क्लास में या निकल के क्लास में उसे अपने डिस्कस कर पाए। तो उम्मीद है कि अपने को पिछले 2 दिन की क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से किया होगा। यदि पिछले 2 दिन का वर्क अच्छे से ईमानदारी से आपने किया है तो आज किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको रफ वर्क की आवश्यकता नहीं है। पेन अपना बंद करके रखिएगा, दिमाग अपना खुला रखें, पिछले 2 दिन की बातों को याद जरूर करते रहिएगा साथ साथ। और मैं प्रयास करूंगा कि उन्हें और अच्छे से आपको समझाने का। यदि प्रश्नों के माध्यम से आप लैंग्वेज को लेकर कहीं उलझ रहे हैं तो आपका इशारा मिले तो फिर करें। अपने आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं अपने। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन अपने पास में। तो क्वेश्चन मैंने फिर से जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि मैं वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं कि 1 से लेके जो 34 तक के आपके पास में जो सीट है उसका अभ्यास प्रश्नों में 1 से 34 तक के जो प्रश्न है उनमें ऐसे कुछ प्रश्न जो या तो थोड़ा सा स्तर के अच्छे थे या उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग तरह की थी जो मुझे लग रहा था कि शायद आप समझ नहीं पाए होंगे। ऐसे प्रश्नों को लेके मैं आया हूं जो कि एक बड़ी सामान्य और एक एवरेज लैंग्वेज के साथ बना क्वेश्चन था। वो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, करके जरूर देखना है 1 से लेके 34 तक के प्रश्नों में। तो अपने शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला। लेकिन नंबर 2 आया। अब 2 नंबर का मतलब क्या, मैं थोड़ा सा ये भी और क्लियर कर दूं कि उस 1 से लेकर 34 तक के जिस क्रमांक नंबर पे क्वेश्चन है मैंने वही सीरीज रखा है, उनका सीरीज मैंने क्रम नहीं बदला ताकि आपको ये पता रहे कि किस किस नंबर के क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है आपको। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। और जैसा मैंने अभी कहा, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी कल के 2 क्लास की बातों को याद कीजिए, अपना अनुभव पिछला लेके आइएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पढ़े और अपना ऑप्शन टिक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्न में से क्या द्वितीयक या गौण आंकड़ों का स्रोत है? सेकेंडरी जो डाटा है उसके बारे में हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्रोत नहीं है, यानी किसके माध्यम से सेकेंडरी डाटा आपको प्राप्त नहीं होता। और आपने अच्छे बताया प्राथमिक वो जो हम प्रत्यक्ष रूप में मौजूद रह के डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन सेकेंडरी वो जो किसी माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो हमें ये देखना था, गुड इवनिंग जी, हमें ये देखना है कि कौन सा वो माध्यम नहीं है। तो यहां से पत्र पत्रिकाएं, बिल्कुल जी, पत्र पत्रिकाओं से बहुत सारे आंकड़े आप कलेक्ट करते हैं, आप डाटा उठाते हैं और उनको आगे यूज करते हैं किसी भी प्रकार से। सरकारी प्रतिवेदन, बिल्कुल ये भी हम देखते हैं क्योंकि ये छपे छपाए प्रिंट आपके सामने आते हैं, उन चीजों को लेके आप आगे बढ़ते हैं, ये भी पॉसिबल है। इंटरनेट पर संग्रहित आंकड़े, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारी चीजें जब आपकी समझ से बाहर होती है तो गूगल ही तो आपके काम आता है और उन चीजों को लेके आप आगे बढ़ते हैं और उन आंकड़ों का यूज करते हैं। तो बड़ा स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है और आपने इस प्रश्न को पढ़ा तो मुझे नहीं लगता किसी का गलत जा सकता है। और अब तक जितने आंसर आ रहे बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे, ये नहीं होता द्वितीयक, सेकेंडरी का डाटा नहीं होता, ये प्राइमरी डाटा होता है, ये प्राथमिक डाटा होता है। और इसने यही पूछा था कि कौन सा वो ऑप्शन जो सेकेंडरी नहीं है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही गया अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हुई अपने। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। जहां पर मुझे लगेगा कि बहुत डिटेल से बात करनी है वो करूंगा, और जहां पर लगा क्वेश्चन पढ़ो टिक करो आगे बढ़ो, उतना ही समय लेंगे अपने। यदि आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर हो और आंकड़ों को कहा जाता है, यानी आप जो आंकड़े हैं उन पे तैयार करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है,
उन पे ही, उसी पे ब्लेम रहेगा, उसी को ही क्रेडिट जाएगा। इस प्रकार का यदि आंकड़ा होता तो वो कौन सा आंकड़ा कहलाता है, कौन सा डाटा कहलाता है। तो यहां पर यथा प्राप्त आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े और सांख्यिकी। और आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन में तो 2 से ऐसे फालतू के ऑप्शन है जिनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रश्न के अंदर ना तो अपना पहला ऑप्शन टिक करोगे, ना आप सी डी करोगे, क्योंकि ये तो मतलब ही नहीं है। हमने पढ़ा ही नहीं कि डाटा इस प्रकार से होता है, डाटा 2 ही तो प्रकार के होते हैं, या प्राइमरी या सेकेंडरी। अब बात ये आ रही है कि आपके क्वेश्चन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपने पास में। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बी की बात करें प्राथमिक, क्योंकि तैयार करने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर उत्तरदायित्व बना रहता है उस आंकड़े के किसी प्रकार के, जैसे मैंने भी कहा कि अगर बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से है तो क्रेडिट जाएगा, और अगर कमी है तो उसका कहीं ना कहीं जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी उन्हीं के ब्लेम होगा। तो यहां पर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है वो जब सत्यता की जांच करने वाले किसी एक व्यक्तिगत निजी व्यक्ति पे डिपेंड रहता है। तो चलिए इसी क्रम में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्रम देखिएगा 1 2 3 4 नहीं चलेगा, ध्यान से मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने क्रम वो रखा है जो आपके पास में सीट है, और अगर आपने उसका प्रिंट आउट निकाल रखा है तो मैंने जो जो क्वेश्चन करवा दिए वो मार्क कर दिएगा। पीछे जो बच्चे थोड़े से 5 या 10-15% बचेंगे उनको आप अपने आप करके देखेंगे। आज का काम 1 से लेकर 34 तक के प्रश्न है। वर्ग चित्र, आयत चित्र तथा वर्त चित्र है। कल आपने बात किया था कि 7 प्रकार के डायग्राम बनाए आपने, जिनमें आपने आयत चित्र, दंड आरेख, फिर उसके बाद बहुभुज आरेख, फिर उसके बाद रेखा चित्र, फिर संचयी बारंबारता वक्र, उसके बाद में आपने सारणी, और फिर आपने पाई चार्ट। आपने 7 प्रकार के डायग्राम बनाए। लेकिन जाते जाते मैंने एक बात और बताई थी कि आपके जितने भी डायग्राम होते हैं सारे के सारे दो विमाएं या द्विविमाएं आकृतियां होती है, क्योंकि वो एक्स और वाई अक्ष के बीच में ही स्थित होती है, और 2 लाइनों पे या 2 दिशाओं पे बनने वाले जो डायग्राम होते हैं उनको आप हमेशा हमेशा क्या कहते हैं, 2D डायग्राम कहा जाता है। तो आपके जितने भी डायग्राम होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 2D होंगे। ये तो जीके की तरह आप याद रखिए, और इतना बड़ा विशेष क्वेश्चन नहीं है कि आप याद ना रख पाए, क्योंकि 3D डायग्राम आप नहीं यूज करते जब स्टैटिक्स के भाग की बात करें, और जब इस प्रकार के आप डायग्राम आप प्रेजेंट करते हैं। तो ये आया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, सभी का सही जा रहा है अभी तक। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सांख्यिकी आंकड़ों का लेखा चित्र निरूपण नहीं है। आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो किसी डायग्राम का नाम नहीं है, केवल इतना पूछा गया है। अब आपसे किसी प्रकार का वो डायग्राम मांग नहीं रहा, केवल आपको ये याद करवाने का प्रयास करा है कि डायग्राम कौन कौन से थे जो आपने पढ़े थे, क्या उनके नाम ध्यान में है आपको, और हमें ये देख के बताना है कि कौन सा डायग्राम नहीं है। मैं थोड़ा सा समय दूंगा आपके इस प्रश्न को करने के लिए। अभी फिलहाल पहला ऑप्शन बी आया मेरे पास में। निम्न में से कौन सा सांख्यिकी आंकड़ों का लेखा चित्र निरूपण नहीं है, यानी एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी डायग्राम का नाम नहीं है, इसको पहचान करना है। अभी तक मेरे पास ऑप्शन बी आया है, सेकेंड ऑप्शन डी बताया जा रहा है, दोनों चेक करते हैं। देखो दंड लेखा चित्र, बार ग्राफ के बारे में बात की थी आपने। इस प्रकार का बार ग्राफ होता है कि जो स्तंभ बनते हैं उन स्तंभों के बीच में एक समान दूरी बनी रहती है, ये हमारा कहलाता है बार ग्राफ। तो पहला ऑप्शन जी ऐसा तो डायग्राम होता है। सेकंड आपने आयत चित्र की बात की, तो जब आपने आयत चित्र की बात की तो इस प्रकार का डायग्राम बनाया, बिल्कुल जी ये भी हमारा संभव होता है, तो ये भी कर सकते हैं आप। बारंबारता, बहुभुज, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन के बारे में बात हुई। तीसरा नंबर का डायग्राम आप जानते हैं कि या तो आयत चित्र बनाए या दंड आरेख बनाए, बनाने के बाद में प्रत्येक भाग के शीर्ष पॉइंट को नामांकित करते हुए मिला देते हैं, तो आपको जो डायग्राम प्राप्त होता है वो कहलाता है अपना बहुभुज आलेख या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात की गई थी आपने, ये भी ठीक है अपने पास में। अब आइए संचयी बारंबारता, यहां पर बंटन वर्ड लगा हुआ है, और क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत छोटा सा फर्क है, यदि इस प्रश्न के अंदर बंटन वर्ड काट देता और अगर उसने लिख दिया होता संचयी बारंबारता वक्र, तो ये भी आपका एक डायग्राम बन चुका है, जो कि ओजाई वक्र आपने जो कल बताया था। यानी संचयी बारंबारता वक्र या तोरण वक्र या वक्र का नाम आ जाता। लेकिन 2 शब्द बड़े अच्छे से क्लियर कर लीजिए। बंटन का मतलब आप किसी एक टेबल को प्रेजेंट कर रहे होते हैं,
और अगर आप वक्र का नाम ले रहे होते हैं तो किसी एक डायग्राम को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर यहां पर वक्र वर्ड लग जाता तो आपके चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही थे, लेकिन क्योंकि आपने यहां पर वक्र की जगह आपने पढ़ा क्या, बंटन। और बंटन जो होता है वो ध्यान रखिएगा, वो केवल और केवल इस प्रकार का एक टेबल बनता है जो आप बनाते हैं वर्ग और एफ के साथ या एक्स के साथ किसी भी प्रकार का। जब इस प्रकार का टेबल बनाते हैं, आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, तो उसको कहा जाता है बंटन। अपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जिसको संचयी बारंबारता वक्र कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, अगर वक्र लगा देते तो सब सही थे, लेकिन क्योंकि आपको पता चला, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर बंटन की जगह वक्र होता तो वो भी एक किसी डायग्राम का नाम होता। और ये ध्यान रखेंगे, दो शब्दों को मैंने बड़े अच्छे से आपके सामने रखा। बंटन जैसा वर्ड स्टैटिक्स में आता है, इसका मतलब किसी एक टेबल को आंकड़े प्रस्तुत करने के एक टेबल के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन जब वो वक्र वर्ड लगाता है, इसका मतलब वहां पर किसी एक डायग्राम की बात की जा रही है। हालांकि संचयी बारंबारता वक्र एक डायग्राम होता है, लेकिन वक्र वर्ड ना होने की वजह से हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारे इस क्वेश्चन के लिए बाहर निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो रहा है अपने पास में? ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है, अगर समझ पाए तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं समझ पाए तो आंकड़ों के साथ में एग्जांपल लेके चलूंगा। यहां पर आप क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में जब अधिकतम आवर्तियां श्रेणी के आरंभ व अंत में होती है तथा मध्य में आवर्तियां कम होती है, तब जो वक्र बनता है, देखो फिर से नाम आया वक्र, मतलब वो डायग्राम की बात कर रहा है। जब डायग्राम बनता है तो उसका आकार कैसा होता है अपने पास में, तो उस केस के अंदर देखिएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए हमने किसी एक कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का रिजल्ट रखा और जिसको ए बी सी डी ग्रेड के रूप में आपने नंबर बताए या संख्या बताई कि आपका ए ग्रेड है, आपका बी है, आपका सी और आपका डी ग्रेड है। तो इस प्रकार से हमने ग्रेड पे बना, हमने क्या किया, एक पेपर लिया जिसमें ये सी, ये डी और फिर आगे ए, फिर आगे ए और फिर आगे डी, फिर डी, फिर डी, डी और ए, ये डी और ये ए, फिर बी, फिर और ए और डी। इस प्रकार से आपने एक डायग्राम इस प्रकार के आपने विद्यार्थियों के कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए। आंकड़े का मतलब ये है कि हमारी कक्षा में जो भी विद्यार्थी थे उनका जो टेस्ट लिया था आपने ग्रेड पद्धति के माध्यम से या ग्रेड तरीके से आपने उनका नंबर बताया। किसी का ए ग्रेड, किसी का बी, किसी का सी और किसी का डी बताया आपने। उस क्रम में अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करें, यहां पर सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या, मान लेते हैं हम ए ग्रेड की बात करते हैं। ये हमारा ए ग्रेड है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी और ये हमारा डी है। अब यहां से हम बात करते हैं क्या ए की बारंबारता, यहां 1 फिर 2, जिसकी भी बारंबारता जितनी है 3 4 5 और हम 7। हम बहुभुज वक्र नहीं बनाएंगे, हम रेखा चित्र बनाएंगे। रेखा चित्र बनाएंगे, लाइन बार बनाएंगे या बिंदु चित्र बनाएंगे आप। उस केस में देखिएगा ए कितनी बार है, हम देखते हैं 1 2, फिर आते हैं 3 4 5 6 और 7। तो ए की बारंबारता है वो 7 है, ये हमारा पहला पॉइंट आया। बी की बारंबारता देखते हैं 1 2 और 3, बी की बारंबारता है वो यहाँ पर 3 है, ये दूसरा है। सी की बारंबारता की बात करें तो 1 2, यहाँ पर सी की बारंबारता है वो 2 है। फिर डी की बात करें तो डी अपने पास में 1 2 3 4 5 और 6, डी की बारंबारताएं 6 हैं। आपने प्रत्येक आंकड़े को डॉट के रूप में माध्यम से बता दिया, ऊपर फ्रीक्वेंसी जाती है, आपने नीचे उनका ग्रेड नंबर लिखा। अब आपने इसको मिला दिया, मिलाने के बाद में आपको एक डायग्राम प्राप्त होगा। आपने मिलाया, मिलाने के बाद में आपको एक बना डायग्राम। और आपको क्वेश्चन ये कहता है कि जब आवर्तियां मतलब फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता की बात करें कि बारंबारता या तो श्रेणी के पहले आ जाए और या श्रेणी के लास्ट में, पहले और प्रारंभ और अंत में तो क्या हो, अधिकतम आवर्तियां हो, ज्यादा से ज्यादा बारंबारताएं दी जाए, या तो शुरू में और शुरू में यानी सॉरी दोनों के साथ, शुरू में ठीक है, तो शुरू में और लास्ट के अंदर क्या होता है कि बारंबारता अधिकतम हो तथा मध्य में आवर्तियां कम हो, बीच में अगर आवर्तियां कम हो। तो इस प्रकार से जो आपका डायग्राम बन के निकल के बाहर आएगा वो डायग्राम किस अल्फाबेट को शो करेगा, ये हमसे पूछा गया था। बिल्कुल आप सभी सही बता चुके थे और आपका सही ऑप्शन कौन सा प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी यानी यू आकार का होगा अपने पास में।
तो यू आकार का अपने पास में डायग्राम होगा, ये अपने पूछा गया था और ये अपने को बताना है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर इसी के साथ, आयत चित्र प्रदर्शित करता है। जो आप पहला डायग्राम बनाते हैं जिसको हिस्टोग्राम आपने कहा, उसको जब बनाते हैं तो वो किस प्रकार के बंटन वर्ड, इसको समझने का प्रयास करो और इसको समझ बना लीजिए कि बंटन जैसे ही आया आपके माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। तो यहां पर आपको कहता है कि आपने जो आयत चित्र बनाया है वो इनमें से किस प्रकार का होगा। तो इसके लिए ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, अपनी समझ से आप देखो कौन सा होगा, कि वो सतत या असतत, एक्सक्लूसिव सीरीज की बात या इंक्लूसिव सीरीज की बात की थी आपने, या वो अपने पास में क्लास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। तो तीन में, और या कहते हैं वो उपरोक्त में से सभी, यानी इनमें से सभी होगा, इसके बारे में बात की जा रही। तो आप थोड़ा सा एक आयत चित्र अगर बना लेते हैं तो कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। देखो बारंबारता कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ती, हम बारंबारता को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होंगे। इस पर्सन में हमने इस प्रकार से अपना आयत चित्र बनाया और इस प्रकार से आयत चित्र बनाया और ये 0, और आप बताते हैं अच्छे से कि आयत चित्र की चौड़ाई बराबर होती है, ये 0 और मैं 20-20 का फर्क ले रहा हूं तो 0, 20, 40, 60 और 80। अब मैं ए की बारंबारता, सॉरी ए का जो क्लास पूछूं, मैं वर्ग पूछूं, तो ए का वर्ग कितना होगा, ए का वर्ग आप कहेंगे 0 से 20 है। फिर मुझे बताइए बी का वर्ग कितना है, बी का आप कहेंगे कि जो बी, ये बी है, बी का वर्ग कितना होगा, 20 से 40 होगा। फिर सी का वर्ग कितना होगा, अपने पास ये सी है, सी का वर्ग कितना हुआ, 40 से 60 हुआ। और फिर डी का वर्ग कितना है, ये आपसे पूछा तो आप कहेंगे 60 से 80 हो गया, ये हमारा वर्ग बना। अब ये हमारे पास में एक अपना टेबल प्राप्त हुआ जिसको हम बंटन वर्ड बोलते हैं, और इसमें ये वर्ग है और इसको बारंबारता तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी है एक बार हमने नाम दे दिया क्योंकि बारंबारता इस प्रश्न में हमने लिखी नहीं। अब आपसे ये पूछा गया था कि ये जो क्वेश्चन है ABCD वाला, ये आपका जो पर्सन जो डायग्राम है वो किस प्रकार के क्वेश्चन से निकल के आता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि यदि एक ऐसा वर्ग जिसके ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो, अपर लिमिट अगले वर्ग के लोअर लिमिट के अगर बराबर में हो, तो ऐसा जो डायग्राम बनता है उसको सतत वर्ग बंटन कहते हैं, या अपवर्ती बंटन कहा जाता है, या एक्सक्लूसिव सीरीज बोला जाता है। तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन कौन सा आना चाहिए था, सी, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। लेकिन ये किस डायग्राम के लिए, आयत चित्र के बारे में बात हो रही है। हाँ बिल्कुल सही, सबका ऑप्शन सी गया। ये अच्छी बात है कि अगर आपने 2 दिनों की क्लास देखा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको आज की क्लास में एक भी ऐसा क्वेश्चन विशेष मिलेगा नहीं जिसको आपको यूं लगेगा कि हमने क्लास में बोला नहीं था या जिक्र नहीं किया गया था। बस थोड़ी सी समझ उस दोनों क्लासों के आज सामने रखना होगा आपको। और रफ वर्क तो है ही नहीं, मैं समझा रहा हूं, अलग से चीजें लिख रहा हूं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको किसी क्वेश्चन के लिए रफ वर्क नहीं करना है। और यदि आपके किसी साथी ने आज पहली बार इस क्लास को देख रहा है और वो पीछे 2 क्लासों को नहीं चेक किया, तो पहले उन 2 क्लास को देखिएगा फिर इसी पे आइएगा। इतना समय बचाने का प्रयास मत कीजिएगा क्योंकि यहां से फिर रट्टा मारना शुरू करोगे जो आपके लिए सीधा सीधा नुकसानदायक है। तो आइए अपने पास क्वेश्चन 11, किसी बारंबारता बंटन के आयत चित्र का रेखन करते समय वर्ग अंतराल या प्रेक्षणों के समूह को किस अक्ष पे लिया जाता है। आपके पास 2 अक्ष होते हैं, एक x होता है और एक y होता है। बड़े अच्छे से मैंने समझाया था और बड़े अच्छे से बताने का प्रयास किया था कल, और अगर कल की बात याद है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये क्वेश्चन तो बाद में मैं और पूछ रहा हूं आपसे, कि जब आप आयत चित्र बनाते हैं तो जो बारंबारता होती है वो किस अक्ष पे जाती है, x पे कि y पे। जब आप आयत चित्र बनाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो किस अक्ष पे जाएगा, किस एक्सिस पे जाएगा, तो आपका क्या जवाब आएगा, y पे जाएगा। तो बारंबारता y पे गई तो फिर x पे कौन आएगा, जो क्षैतिज लाइन होती है जो कि एक स्लिपिंग लाइन होती है उस पे क्या जाएगा, तो उस पे आप कहेंगे क्या जी कि वो जो आपका ये अभी पीछे क्वेश्चन लेके आइए, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। उसने केवल ये कहा है कि जो आपका जो वर्ग अंतराल होता है, देखो ये वर्ग अंतराल है और ये वर्ग भी है, तो वर्ग अंतराल और वर्ग ये दोनों किस अक्ष पे आएंगे, तो मात्र एक ही ऑप्शन है आपके पास में, वो कौन सा है, एक्स अक्ष। लेकिन अगर उसने बारंबारता का जिक्र कर दिया होता तो आप कौन से पे बोलते, वाई अक्ष पे। यही अपना क्वेश्चन था। और उसने कहा बारंबारता बंटन के आयत चित्र को रेखन करते समय वर्ग अंतराल या प्रेक्षणों के समूह को, समूह यानी क्लास की बात करें, वर्ग की बात करें, ये कौन से अक्ष पे आएगा, तो आपने सीधा सीधा बी ऑप्शन को किया टिक और बढ़े आगे। बताइए सही है क्या, हाँ बिल्कुल बढ़िया, फ्रीक्वेंसी वाई पे जाएगी और जो वर्ग होगा वो एक्स पे आएगा, ये अच्छी बात है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक अच्छी लैंग्वेज में बनाने का प्रयास किया गया,
अगले क्वेश्चन में। देखो कैसे आपको क्रम पूछा गया और क्रम समझदारी से आपने जो अभी कमेंट किया है वही नया क्वेश्चन बन के आया है। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। एक तो थोड़ा सा क्लियर कर देना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, वैसे तो आप हिंदी में अगर उलझते दिखो तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में या बाई लैंग्वेज आपका क्वेश्चन होगा। इंग्लिश में कुछ सांख्यिकी की शब्दावली वो थोड़ा सा इजी रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए समझने के लिए। मेरे लिए तो हिंदी आसान रहता है, इसलिए मैं हिंदी बोलता रहता हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि इस प्रकार से आपकी लाइन है तो आप इसे कहते हैं क्षैतिज लाइन और इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। बस इतनी सी बात है, बाकी आप अपना ऑप्शन देखो कौन सा उठाना है। यहां पर बिल्कुल आप सभी बता रहे हैं डी ऑप्शन। कैसे देखिएगा, वो कहता है कि आयत चित्र में वर्ग अंतराल। देखो हम जानते हैं कि वर्ग और वर्ग अंतराल से संबंधित अभी आपने बात की, वो कौन से अक्ष पे आता है, एक्स अक्ष पे। यानी ये जो पहला मान है, आपने जो पहला वर्ड उठाया है वर्ग या वर्ग अंतराल, वो तो आएगा किस पे, एक्स अक्ष पे। और फिर वो कहता है बारंबारता, तो हमने अभी तो बताया था कि बारंबारता किस पे जाएगी, वाई अक्ष पे। तो आपका वो ऑप्शन होगा जिसमें पहले एक्स अक्ष लिखा हो और बाद में वाई अक्ष लिखा हो। तो मैं पहले ऑप्शन पे जाता हूं। ये कहता है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर तो कौन सा होता है, वाई अक्ष होता है, और ये कौन सा होता है, एक्स। आपका क्रम वाई अक्ष नहीं होगा, आपका क्रम एक्स और वाई होगा। दोनों ही पॉइंट केवल एक पर तो कभी नहीं आते, ये तो सीधे सीधे हटा दीजिए। आपको कंफ्यूजन केवल ए और डी के अंदर होना चाहिए था, और वो भी शब्दावली, शब्दों के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते थे। बाकी ऐसा विशेष नहीं था इस प्रश्न के अंदर, क्योंकि ज्यादातर हम नहीं समझ पाते कि क्या ऊर्ध्वाधर और क्या क्षैतिज। क्षैतिज का सीधी सी बात है जी, लेटी हुई लाइन एक स्लीपिंग लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं अपने पास में। तो यहां पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्योंकि ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई, आपको सीधा सीधा ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करना था, डी। बिल्कुल अच्छी बात है कि आप सही समझ पा रहे हैं मेरी बात को, और डी नंबर ऑप्शन आपने टिक किया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट 13 नंबर में। आयत चित्र में प्रत्येक आयत, इसे तो बड़े अच्छे से आप जानते, बस पढ़ो और फटाफट जितना जल्दी स्पीड से कर सकते हो ऑप्शन टिक कीजिएगा। कि जब आप आयत चित्र बनाते हैं तो प्रत्येक आयत का आधार निम्न में से किसके बराबर होता है, उसका जो बेस होता है वो किसके बराबर में होता है। अभी यही डायग्राम फिर ले लो, ये राजी अपने पास में अभी जो डायग्राम बना है, ये जो बेस है, इसका ये जो बेस है वो किसके बराबर में, इसका गैप कितना है, कि जी आपका गैप 0 से लेके 20 तक का 20 का गैप है। इसका कितना है, कि ये भी 20 का है, क्योंकि 20 से 40 तक का गैप 20 है। 40 से 60 का कितना है, 20 है। 60 से 80 का कितना है, 20 है। तो मुझे बताओ भाई इस क्वेश्चन में 20 क्या है, ये आपके सामने बना हुआ। क्या आप जानते हैं कि ये अपने पास में क्लास इंटरवल की बात हो रही है, वर्ग अंतराल, वर्ग माप, वर्ग चौड़ाई की बात हो रही है, जिसको आप एच से लिखते हैं। और कल बड़े अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को लिखा था कि जो चौड़ाई होती है वो सदैव और सदैव डिपेंड करता है वो किस पे, वर्ग है, अंतराल। ऑप्शन नंबर बी। परास कहां से आया, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा गलत मत करो भाई। परास क्यों हो सकता है, परास या रेंज तो हमने बताया था कि सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान, सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, गैप होता है, वो परास कहलाता है। जबकि यहाँ तो आपके जो लिमिट होती है और लोअर और अपर, उसका जो गैप होता है उसको हम अपने कहते हैं वर्ग अंतराल। बताइए आपने जो परास लिखा है उसका कंफ्यूजन क्लियर हुआ क्या आपने, परास नहीं होगा इस प्रश्न में, बिल्कुल भी ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14। आयत चित्र में आयतों की ऊंचाइयां, कल मैंने बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि आप आयत चित्र बनाते हो, सबकी चौड़ाई इक्वल होती है, और लेकिन फिर भी उनका क्षेत्रफल बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होने का कारण आप जानते हैं कि जैसे आपने 3 स्तंभ बना लेते हैं, एक बार दोबारा डायग्राम बना लेते हैं, और आलस बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, इसलिए आप देखने का काम तो कर ही लिया करें अच्छे से, भले ही आप नोट डाउन ना कर रहे हैं। तो ये हमने 3 बनाए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। ये हमारा आयत चित्र है। आप देखेंगे ये आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, तीनों रेक्टेंगल प्राप्त हुए। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो अब इनकी चौड़ाई अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 और ये भी 5, फिर भी क्षेत्रफल उनका बराबर नहीं, और फिर भी उनकी जो ऊंचाइयां दी थी, दोनों बातें बताई थी मैंने, एक क्षेत्रफल बताया था, एक तरफ ऊंचाई बताया था। अगर आपकी ऊंचाइयां जो है, आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें ए बी सी में सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी दिख रही है, सी की, सबसे कम किसकी है, बी की। तो क्यों ज्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सी वाले की बारंबारता ज्यादा होगी। तो जिसकी बारंबारता ज्यादा
उसकी ऊंचाई ज्यादा और उसका क्षेत्रफल ज्यादा। जिसकी बारंबारता कम उसकी ऊंचाई कम और उसका क्षेत्रफल कम। और ये करना ही कहलाता है, या यही संबंध कहलाता है, क्या आंसर, बारंबारताओं के समानुपाती होता है। अपने पास में प्रोपोर्शनल की बात की जाती है, रेशो प्रोपोर्शनल जो आपने जो टॉपिक पढ़ते हैं उसी की बात की जा रही है। तो मैं फिर से यहां बोलने जा रहा हूं क्या, कि प्रत्येक आयत स्तंभ के ऊंचाई और उसका क्षेत्रफल जो होता है वो सदैव और सदैव बारंबारताओं के समानुपाती होता है। ये बात अगर आपको याद थी तो केवल क्वेश्चन पढ़ के आपको बी नंबर ऑप्शन टिक करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते कि जिसकी बारंबारता ज्यादा उसकी ऊंचाई ज्यादा और उसका क्षेत्रफल ज्यादा, जिसकी बारंबारता कम उसकी ऊंचाई कम और उसका क्षेत्रफल कम होगा अपने पास में। तो ये अपने पास में, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, वर्गीकृत आंकड़ों को बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई, बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका कहलाता है। आप एक डायग्राम बना रहे हो, यहां से डायग्राम का नाम पूछा है आपसे और उसकी प्रॉपर्टी बताई, और यह कहा गया कि आप एक ऐसा डायग्राम बनाने जा रहे हैं जिनके आधार बराबर हैं। प्रत्येक का अगर पहले का आधार 20 है तो दूसरे का 20, तीसरे का 20, और उनकी ऊंचाइयां अलग अलग है, लेकिन उनके प्रत्येक स्तंभ के बीच में स्पेस है, गैप आ रहा है, दूरी आ रहा है। और एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ के बीच में अगर दूरी आ जाती है तो वो डायग्राम कहलाता है कौन सा, आपका दंड चित्र या दंड आरेख, यानी बार ग्राफ की बात करें। या पिक्चर वर्ड गलत लिखा है, बार ग्राफ लिखा होना चाहिए था, है ना, पिक्चर को काटिए। ये पाई चार्ट होता है और यहां पर ग्राफ होता है। तो दंड आरेख की बात की जा रही है। हिस्टोग्राम क्यों पढ़ रहे हो आप? दो डायग्राम थे, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इतना? ये हमारा पहला डायग्राम है। अगर ये डायग्राम है तो ये हमारा कौन सा है? ये आयत चित्र है। ये हिस्टोग्राम है। अब बताओ, इसमें आधार बराबर है, बिल्कुल ठीक बात है। ऊंचाई अलग अलग है, ये बात भी ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा है कि और बराबर दूरी पर स्थित हो। ये दूरी को क्यों नहीं नोटिस किया आपने? और यहां पर किसी प्रकार का गैप नहीं होता, इसलिए तो आयत कहलाता है। लेकिन अगर आपने इसके स्तंभों के बीच में बराबर दूरी रख दी, अगर स्तंभों के बीच में बराबर दूरी रख दी तो वो आपका आयत चित्र ना कहला के वो कहलाएगा दंड आरेख या स्तंभ आरेख, या जिसको हम कहते हैं बार ग्राफ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आया? बी। ठीक है, अभी जिनका ए ऑप्शन था उनको मेरी बात समझ में आई क्या कि भी ए क्यों? हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर वो कहता है कि दूरी नहीं है तो आप पहले डायग्राम पे, हिस्टोग्राम पे बने रहिएगा। अगर वो कहते हैं दूरी है तो आपको तुरंत आपको आना होगा कि दूरी के साथ में आपका जो होता है बार ग्राफ आता है, यानी दंड आरेख आता है। आइए 19 नंबर, एक बारंबारता बहुभुज बनाया जा सकता है। बड़े अच्छे से मैंने कल बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा था ये, कि जब आप अपना तीसरे नंबर का डायग्राम बनाते हैं जिसको बहुभुज आरेख कहा गया था अपने पास में, और जिसको आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं, वो जब बनाते हैं तो उसके लिए किससे प्राप्त किया जाता है वो? तो आपको कल अच्छे से बताया था कि वो डायग्राम आपके आयत चित्र से भी प्राप्त होता है, वो आपके दंड आरेख से भी प्राप्त होता है, और वो स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त होता है। इसका मतलब वो उपरोक्त है, सभी की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी। या तो आपका मूड नहीं है पढ़ने का आज, और या आपने कल की क्लास को ढंग से पढ़ा नहीं, क्योंकि पिछले 3 प्रश्नों का आंसर गलत दे रहे हो और ऐसे सामान्य प्रश्न को गलत दे रहे हो जो मैंने कल बड़े जोर दे के बताया था। कितनी बार अच्छे से बताया था कि आप जो बहुभुज आरेख होता है, इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आज के क्लास में किसी भी स्टूडेंट को जब क्वेश्चन पढ़ते समय या मेरा ऑप्शन टिक करते समय कोई भी कंफ्यूजन आए तो अपने आप पे गुस्सा नहीं निकालना, और मेरे पे तो बिल्कुल मत निकालना, क्योंकि मैंने सब बातें बताई थी। आपको आज की क्लास बंद करके पहले कल की क्लास को देख लेना चाहिए, तब सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो यहां से जब ये डायग्राम बनाते हैं तो आप पहले आयत चित्र बनाते हैं, इसके प्रत्येक स्तंभ के शेष भाग को नामांकित करते हो तो ये आपका बार ग्राफ बन जाता है, या आप अपने पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है अपने पास में, या उसके बाद में बार ग्राफ बनाते हैं अपने पास में, दंड आरेख बनाते हैं, और दंड आरेख बनाने के बाद में प्रत्येक शेष भाग के फिर नामांकित करते हैं मिड पॉइंट को, और इनको फिर मिला देते हैं। तो इस प्रकार से जो डायग्राम बनता है वो भी तो क्या कहलाता है अपने पास? बारंबारता बहुभुज। और मैंने कहा था कि अगर आप इसके आधार भाग को हटा देते हैं और इस प्रकार से आपका डायग्राम चलता है तो वो भी तो क्या कहलाता है?
बारंबारता बहुभुज कहलाता है, इसलिए वो प्राप्त हो सकता है आयत चित्र से, वो प्राप्त हो सकता है दंड आरेख से, और वो प्राप्त हो सकता है स्वतंत्र रूप से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी की बात हुई थी। हाँ, कल के पार्ट में जो बड़े अच्छे से, और उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि गलत जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ये हुआ, अपने आते 21 नंबर की। ध्यान से, अगर वो पिछला क्वेश्चन गलत हुआ तो ये तो फिर और ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है। एक बारंबारता बहुभुज की रचना करने के लिए आलेखित करते हैं कि वर्ग अंतराल की बारंबारता, और मैं डायग्राम बना देता हूं, तब तक आप अपने प्रश्न को दो, क्योंकि जो प्रश्न आता है उसको तो आप एक बार पढ़ते हो और अपना ऑप्शन टिक करते हो, और जो क्वेश्चन समझ से बाहर होता है उसको आप कहानी के 3 बार पढ़ते रहते हो। तो पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ो, तब तक मैं डायग्राम बना देता हूं। बहुभुज आरेख की रचना कर रहा हूं मैं। ये हमारा पहला पॉइंट 0 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है। बारंबारता 5, 10, 15, 20, 25 और ये बारंबारता की 3। इस प्रकार से डायग्राम बनाए। और आज से ये पूछा गया है कि जब आप अपना ये डायग्राम बनाते हैं तो आप इसके आयतचित्र के प्रत्येक से इस भाग को नामांकित करेंगे, मिड पॉइंट को, और फिर आपको इनको मिला देंगे तो आपको एक डायग्राम प्राप्त होगा, जिस डायग्राम का नाम आप क्या जानते हैं, बारंबारता बहुभुज की। अब वो ये कहता है कि करते समय वर्ग अंतराल की बारंबारता, अंतराल वर्ड गलत लिखा है, यहां पर केवल वर्ग की बारंबारता लिखना चाहिए था, अंतराल नहीं आएगा, केवल वर्ग की बारंबारता। तो आप वर्ग की बारंबारता किधर लेते हो, ये यहां पर होती है कि नहीं होती, ये हमारे वाई अक्ष पे आती है बारंबारता, ये तरफ, ठीक हुआ। तो एक पॉइंट तो ये होगा, और इसी को आप बंटन के रूप में देखो, पहला मान कितना है 0 से 20, इसकी बारंबारता कितनी बताई जा रही है, 20 है, इसकी बारंबारता 20 है। फिर आया 20 से 40, इसकी बारंबारता कितनी आ रही है, 15 आ रही है। फिर आप बता रहे हैं 40 से 60, इसकी बारंबारता वो कितनी है, 30 है। और फिर आते हैं 60 से 80, और 60 से 80 की बारंबारता है वो कितनी है, 10 है। आपने इस प्रकार का बना दिया, बंटन बना दिया। अब आपसे वो पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का मान बता सकते हैं क्या, यानी जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उसका निर्देशांक, ग्राफ के अंदर किसी पॉइंट का जो एड्रेस होता है उसे बताने के लिए आप निर्देशांक वर्ड यूज करते हैं, और निर्देशांक बताने समय अगर मैं आपका ये ए पॉइंट है तो क्या बता सकते, ये पॉइंट एक्स अक्ष पे कहाँ आएगा, ये बिल्कुल इसके मिड में आएगा, और बिल्कुल मिड में आएगा तो इसका मान आ जाएगा यहां पर तो 10। फिर आप बारंबारता देखोगे वो कितनी है, 20, तो पहला पॉइंट हुआ कितना, 10, 20। अब एक तरफ तो आपने डायग्राम से, पहला पॉइंट डायग्राम से प्राप्त किया, लेकिन मैं कहता हूं कि दूसरा पॉइंट यहां से प्राप्त करो बिना डायग्राम बनाए। तो कल अच्छे से बात हुई थी कि आप अपने इस प्रश्न में और मान प्राप्त कर लेते हो, कौन सा, एक्स मान प्राप्त करते हैं। वर्ग चिन्ह की बात कर रहे हैं, यहां पर क्लास मार्क की बात करें तो पहला पॉइंट कितना आएगा, 10 आएगा, दूसरा कितना आएगा, 30 आएगा, फिर कितना आएगा, 50, और फिर कितना आएगा, 70। और क्या ये जो आपका ये एक्स और ये एफ है, क्या ये आपका पहला पॉइंट नहीं है, आपने कितना लिखा, 10 से 20, फिर दूसरा पॉइंट कितना होगा, 30 से 15, इसका मान 30 और फिर 15। तीसरा पॉइंट कितना होगा, 50 और 30, तो ये 50 और ये 30। चौथा पॉइंट कितना होगा, 70, 10, तो ये होगा 70 और ये होगा 10। अब आपसे क्या पूछा उसने कि जी आप एक तरफ तो बारंबारता लेके चलो, इधर किसे लेके आए, तो इधर एक मान 10 आया, एक मान 30 आया, एक मान 50 आया और एक 70। ये क्या है, किसका मान है, एक्स का। और एक्स को क्या कहते हैं, आप उस वर्ग का मिड पॉइंट होता है, वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग माप होता है, या सीमाओं का औसत होता है, जिसको क्लास मार्क बोला जाता है। तो वो अपने पास में कौन सा हुआ, वर्ग का मध्यमान, ऑप्शन नंबर सी। देखो मुश्किल तब तक है जब तक आप इसे याद कर रहे हो, लेकिन अगर आप समझ गए तो नहीं मुश्किल है। और मैं किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करा और किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करा, लेकिन आपके कुछ साथी जितने भी जो मैं देख रहा हूं इतने हड़बड़ाहट में है, उनको लगता है कि बस 2 दिन में हमारा ये हो जाए, 1 दिन में ये हो जाए, 3 दिन में ये हो जाए। खिचड़ी बनाना है तो फिर मैं ये कहूंगा कि जी मेरे साथ जुड़ने से आपको फायदा नहीं है, और आपको थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि इतनी जल्दबाजी किस प्रकार से की जा रही। यदि आपको लग रहा था कि पेपर के लिए समय कम है तो फिर पहले से ये टॉपिक तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी समय कम है तो जितना चीज पढ़ो उसको बड़े शानदार कर लो। पूरा सिलेबस अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसमें से वो चीजें पढ़ लो
जो आपके रेशो ज्यादा लेके आ रहा है प्रश्नों का, लेकिन करो इस प्रकार से कि अगर उस भाग में से क्वेश्चन आते तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम के अंदर बैठो कि इसमें से अगर क्वेश्चन आए तो मैं कर जाऊंगा, लेकिन इससे बाहर अगर जो मैंने नहीं पढ़ा उसमें से है तो फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि शायद वहां से प्रश्न हो जाए। लेकिन अगर आपने आधा अधूरा सारा पढ़ भी लिया तो किसी भी पॉइंट को लेकर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जल्दबाजी मत कीजिए, हड़बड़ाहट बिल्कुल मत कीजिए। अगर 5-10 दिन का समय मेरे को एक टॉपिक को देना पड़ रहा है इस भाग के अंदर तो आप दीजिएगा, जरूरी है यहां पर, है ना। होता है बिल्कुल, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा हड़बड़ाहट, लेकिन जल्दबाजी नहीं कर सकते आप कितना क्या स्पीड से पढ़ पढ़ के मौखिकली आप एक किताब को फिर दूसरी को तीसरी किताब को अगर स्पीड से सामने से तो फायदा क्या। इसके बजाय भले ही एक राजा वनवी की तरह छोटी सी किताब पढ़ो हो, लेकिन पढ़ो इस प्रकार से कि उसमें से अगर कुछ आए तो बाहर नहीं जाएगा आपका। तो आप अगर मैं आपको 100-150% या 200% करवाऊंगा तो आप जब इतना मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आप इन 200 प्रश्नों को करना सीख लीजिए, आपका स्टैटिक्स बाहर नहीं जाता। लेकिन अगर आप इसका ऑप्शन याद कर लोगे तो मैं किसी प्रकार से आपका सहयोग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रटा रटाया चीज वैसा नहीं आएगा जैसा आपने आप याद किया है। और थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी तो आप उलझ जाओगे, पर्सन और कहीं चला जाएगा, आप तो नहीं समझ पाएंगे कि वर्ग अंतराल यहां से क्यों आ गया, जबकि क्वेश्चन में एरर था तो आपने बताना चाहिए था कि ये क्वेश्चन ही गलत लिखा, हमें समझ में नहीं आ रहा यहां से। तो ये छोटी छोटी बातें जिस दिन पकड़ना शुरू कर दोगे उस दिन आपका स्टैटिक्स भाग क्लियर है। जितने और करवाने को मैं सीधा ऑप्शन टिक की तो करवाना था मैं करवा देता, आपके पास में सीट, आप बोलते चलो मैं आगे बढ़ता चलूंगा, बात खत्म हो रही थी। क्यों समय दिया जा रहा है इतना प्रत्येक पर्सन के लिए, ताकि आप इनको रट्टा मत मारिए, आप समझिए इनको कहां से निकाल के लाए। से कम प्रकार के संचयी बारंबारता ग्राफ में संचयी बारंबारता के साथ निम्न में से कौन सी राशि को ग्राफ में लिया जाता है। ये एक अकेला पर्सन आपका कितना समय लेके जाएगा अब देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप अगर किसी प्रकार का तुक्का लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जितना आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल मैं इस पर्सन को लेकर मैं बहुत बड़ी बातें करने जा रहा हूं। काफी क्वेश्चन तैयार होंगे और उन प्रश्नों में बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, रट्टा नहीं लगाया जा सकता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और इस काम को आगे जब आप माध्यिका और बहुलक निकालने जा रहे होगे तब और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए जो चीज बता रहा हूं उसको समझिएगा। और अगर आपके रफ कॉपी लेके बैठे हो तो ये काम जो मैं भी कर रहा हूं उसको नोट डाउन जरूर करना है। अगर अभी नहीं है रफ कॉपी तो बाद में कीजिएगा, लेकिन उस एक अकेले पर्सन के लिए बहुत कुछ सीखना जरूरी है अपने लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि से कम प्रकार से जब संचयी बारंबारता ग्राफ बना लेते हैं तो फिर निम्न में से कौन सी राशि को ग्राफ में लिया जाता है। अच्छा, से कम संचयी बारंबारता ग्राफ में संचयी बारंबारता के साथ, हाँ बिल्कुल, इसके साथ कौन सा मान लिया जाता है ये हमें बताना है। पहले इसको डायग्राम को तो समझो, किस डायग्राम, मेरे ख्याल से तो ये हो भी सकता है कि ज्यादातर को ये समझ में नहीं आया कि हमने किस डायग्राम के बारे में बात की, जबकि आपको से कम आते ही समझ में आ जाना चाहिए था कि से कम और से अधिक वाले दो डायग्राम हमने एक जैसे, एक में आंकड़ा लगातार ऊपर जाता है, एक में लगातार नीचे की ओर आता है। इस प्रकार के डायग्राम को हम ओजाई वक्र कहते हैं, तोरण वक्र कहते हैं, या संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं। लेकिन उस पे क्या होना चाहिए या किस प्रकार के आंकड़े आते हैं ये मैंने कल नहीं बताया था, क्योंकि एक दिन में सारा इतना काम हजम नहीं होता, अपने को कहीं ना कहीं अपने ऊपर निकल जाता, इसलिए मैंने उस पॉइंट को अधूरा रखा था। उस पे मैंने केवल नाम बताया था, सामान्य प्रॉपर्टी बताई थी, आज उस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो आते हैं से कम और से अधिक। तो इस पे अभी हमने क्या बताया कि एक वर्ग लेते हैं, वर्ग है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, और एक और लेते हैं 80 से 100। ये हमारे पास वर्ग है। बारंबारता भी ले लेते हैं अपने पास में, 2, 7, 3, 5, 4, 5, और 2। ये एक इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। 7 2 9 4, 9 9 18 2 20। क्या है क्वेश्चन में पहले देखिएगा। देखते हैं सही जा रहा है कि नहीं जा रहा आपका तुक्का। यहां से पहले क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग है और दूसरा एफ अपने पास में। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने एक कक्षा के अंदर जिसमें 20 विद्यार्थी थे, बारंबारता जो दिखा रहा है वो विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है,
विद्यार्थियों की संख्या बता रहे हैं। 20 कक्षा में विद्यार्थी थे, हमने एक छोटा सा टेस्ट रखा, और छोटा तो क्या, ये तो काफी बड़ा हो गया, और उस टेस्ट के अंदर 100 अंक वाला टेस्ट रखा था। 100 नंबरों का हमने एक टेस्ट रखा, 20 विद्यार्थी उस कक्षा में थे। अब आते हैं किस प्रकार से बात। हमने पहले देखा जब स्कोर कार्ड जारी किया गया तो हमने ये बताया कि 0 से लेके 20 तक अंक लाने वाले केवल 2 विद्यार्थी थे। 20 से 40 लाने वाले 7 विद्यार्थी थे, 40 से 60 नंबर लाने वाले 4 विद्यार्थी थे, 60 से 80 नंबर लाने वाले 5 विद्यार्थी थे, 80 से 100 नंबर लाने वाले 2 विद्यार्थी थे। अब क्योंकि आप लाइव हैं तो मैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताते चलिएगा। मेरा पहला प्रश्न, जिस विद्यार्थी के नंबर 60 आए हैं उसको आपने 4 में काउंट किया है कि 5 में काउंट किया है? जिस विद्यार्थी के नंबर 60 आए हैं उसको आपने 4 में काउंट किया है कि 5 में काउंट किया है, ये बताइएगा। 60 नंबर की बात हो रही है। बिल्कुल, 60 वाले को 4 में काउंट कर रहे हो, इतना कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? आप कल अच्छे से बता चुके थे किसी भी वर्ग की उच्च सीमा को शामिल किया ही नहीं जाता। इन 4 में तो वो विद्यार्थी है जिसके नंबर 40 से लेकर 59 तक आए हैं, 59 तक, और 60 नंबर वाला विद्यार्थी यहां है, और 60 नंबर वाले विद्यार्थी को 5 में काउंट किया है, क्योंकि कल आपने बताया था कि किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा, अपर लिमिट को उसके अंदर काउंट नहीं किया जाता। तो आपका ये कहना तो गलत हुआ, और गलत हुआ तो पता चला गलती कहां थी। जब आप ये बात जानते हैं, चलो कोई नहीं, मैं यहां पर 60 बोला था, 7 वाला नहीं बोला था, 60, है ना, गलती मेरी है, आप तो सही सुन रहे थे, मैं ही गलत बोला था शायद। आइए एक और दूसरी बात का तो जवाब दीजिए, यस और नो में बोलना है। और मेरा प्रश्न ये, क्या इन ये जो 100 नंबर का टेस्ट लिया था, 20 विद्यार्थी जो आपके कक्षा में थे, क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं, ये बताना है यस और नो के अंदर, कि आपके इस टेस्ट में एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जिसके नंबर 100 आए हैं। आपके इस टेस्ट में एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जिसके नंबर 100 आए हैं। यस और नो के अंदर बताएं, ये बात सही है कि गलत है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात बड़ी हिंदी में बोल रहा हूं, साफ सुथरी बोल रहा हूं, ना संस्कृत यूज कर रहा हूं, ना बड़ी इंग्लिश मेरे को आती है, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक 100 नंबर के इस टेस्ट में आपका एक भी विद्यार्थी नहीं है जिसके नंबर 100 आए हैं। ये बात बिल्कुल और सही है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी विद्यार्थी के नंबर 100 आ जाते तो आप इसको यहां नहीं काउंट करते, उसके लिए आपको एक और नया ग्रुप बनाना पड़ता और इसमें उसे काउंट करते, क्योंकि ऊपरी सीमा को शामिल ही नहीं करते। इसलिए आप ये सही कह रहे हैं, गलत नहीं होगा जी। आप नहीं के साथ जा रहे थे तो गलत है ना। तो ये पहली दूसरी चीज है। अब आइए तीसरी बात मुझे बताइएगा। मैं इन 7 विद्यार्थियों के लिए एक लाइन बोलने जा रहा हूं, केवल और केवल बताइएगा कि मैंने ऑप्शन ए से लिखा है कि ऑप्शन बी। आपके पास में देखो से अधिक और से कम 2 वक्र होंगे, इसलिए 2 टेबल बनाना शुरू कर दीजिए। ये आज की भी जरूरत है अपने इस प्रश्न के लिए और आगे के लिए भी जरूरत रहेगी। मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि 10 से 15 मिनट का मैं समय दे रहा हूं और देना भी पड़ेगा अपने को, उससे पहले जल्दबाजी करके नहीं खत्म कर सकते। लेकिन एक ही दिन में इसे खत्म कर देना होगा। क्या आपके सामने मैं थोड़ा बता दूं, चुनौती के रूप में आपको ये टेबल दे दिया जाएगा, यहां से पूछ लेगा माध्य बताओ, माध्यिका बताओ, बहुलक बताओ, माध्य वर्ग बताओ, बहुलक वर्ग बताओ। आप बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ऐसे प्रश्न को इस प्रकार का नहीं बना दोगे तब तक आप किसी का मान नहीं बता पाएंगे। और ये कैसे बदलना है, कैसे एक दूसरे में जाना है, ये मैं बताने की बात कर रहा हूं, इसलिए समझिएगा आप अच्छे से। यहां से देखिएगा, मैं इन 7 विद्यार्थियों के लिए 2 लाइन बोल रहा हूं, बताइएगा सही कौन सा है। ये 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर 20 से कम आए हैं, या ये 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर 40 से कम आए हैं। अब बताइए कौन सी सही है। ये हमारा ऑप्शन ए, ये हमारा ऑप्शन बी, और मैं इन 7 विद्यार्थियों के लिए बात पूछ रहा हूं। इन 7 विद्यार्थियों के लिए मैंने 2 ऑप्शन दिए। मैं ये कहने जा रहा हूं कि इन 7 विद्यार्थियों के नंबर 20 से कम आए हैं कि 40 से कम आए हैं, दोनों में से सही कौन सा ये आपको बताना है। आप जा रहे हैं बी, 40 से कम। और यहीं से पहला पॉइंट पकड़ लीजिए, जब आप से कम वर्ड यूज करते हैं तो सदैव और सदैव वर्ग की उच्च सीमा, अपर लिमिट का यूज किया जाता है जब से होते हैं।
और समझने का प्रयास कर लो। इन दो विद्यार्थियों के लिए बोल के देख लो, इन दो विद्यार्थियों के नंबर 0 से कम आए हैं कि 20 से कम आए हैं। अब 0 से कम वाला तो कोई है ही नहीं, सीधी सी बात है, उनके नंबर 20 से कम आए। से कम वर्ड के साथ आपने 20 को बोला, 20 उसकी अपर लिमिट है। इसका मतलब पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि से कम जब आप बनाते हैं तो उस वर्ग की ऊपरी सीमा अपर लिमिट ली जाती है। ऊपरी सीमा काउंट की जाती है या उच्च सीमा कह सकते हैं। ये ऊपरी बड़ा बड़ा अजीब लग रहा है, उच्च सीमा लिख देते हैं। ये लिखते हैं उच्च सीमा। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। मैं से दिक के लिए मैं फिर से एक लाइन बोल रहा हूं। इन्हीं 7 विद्यार्थियों के लिए फिर से मैं एक लाइन बोल रहा हूं, बताइएगा सही ऑप्शन ए या बी। ये 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 20 से अधिक नंबर आए हैं या 40 से अधिक नंबर आए हैं। बताएं भी दोनों में से कौन सा सही है। ये 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 20 से अधिक आए हैं या 40 से अधिक आए हैं। तो आप बताएं 20 से अधिक है कि 40 से अधिक है, और कौन से ये 7 विद्यार्थी, ऑप्शन ए या बी। तो आप सीधा सीधा पहुंचेंगे किस पे, 20 से अधिक। क्यों? क्योंकि आप ये पढ़ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में है इन विद्यार्थियों के नंबर, तो 40 से अधिक आएगा तो वो तो इधर आ जाएगा, वहां नहीं जाएगा। तो जब आपने इस ऑप्शन को सही माना है तो से अधिक के साथ आपने किसको पढ़ा, 20, और 20 जो है वो उसकी क्या है, निम्न सीमा है। तो बस यहीं से क्लियर हो गया, से अधिक जब बंटन बनाते हैं तो आप प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा का यूज करते हैं। प्रत्येक वर्ग की कौन सी सीमा का यूज करते हैं, निम्न सीमा का यूज करते हैं। ये आपका पहला 2 क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन, और आपको अभी जो मैं कर रहा हूं उसमें कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन आपको या तो बाद में रट लीजिएगा, और या आज के दिन में ऐसा समझ लीजिएगा कि वो वहां से कुछ मर्जी पूछ ले, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पहली चीज आपका, जब सतत, ये जो क्वेश्चन है वो कैसा है, ये आपका सतत है वर्ग बंटन है। अपवर्ज्य की बात कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हैं। तो जब सतत वर्ग बंटन बनता है, उससे से कम बनाते हो तो उच्च सीमा, से अधिक बनाते हैं तो निम्न सीमा की यूज किया जाता है। ये बात तो ही क्लियर। अब आगे आइए टेबल बना दो पूरा। यहां पहले उच्च सीमा मतलब पहला किससे कम, 20 से कम, फिर किससे, 40 से कम, फिर 60 से कम, फिर 80 से कम, और फिर 100 से कम। अब बताइए यहां से कौन बता पाएगा विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम। क्या इन ये 2 ही विद्यार्थी ऐसे नहीं है कि जिनके नंबर 20 से कम आए हैं। फिर मैं पूछूं 40 से कम, तो 40 से कम का मतलब इससे ऊपर जितने भी विद्यार्थी हैं उनके सबके नंबर 40 से कम हैं। तो इससे ऊपर कितने, 2 वो 7, ये टोटल मिलाकर कितने हो गए, 9 विद्यार्थी ऐसे जिनके 40 से कम है। फिर वो कहता है 60 से कम, तो इससे ऊपर जितने भी विद्यार्थी हैं इन सभी के नंबर 60 से कम है। तो 2 7 9 और 4 हो गया कितना, 13। फिर आपने 80 से कम कहा, ये रहा 80। 80 से ऊपर जितने भी विद्यार्थी इनके सबके नंबर 80 से कम है। तो 2 7 9 4 13 और 5 18 विद्यार्थी हो गए। और क्या इन सभी 20 के 20 विद्यार्थियों के नंबर 100 से कम नहीं है क्या? तो आपका जवाब हुआ कितना, 20। ये आपने एक और नया टेबल प्राप्त किया। इस टेबल के अंदर आपने से कम वाला बात बताया। तो बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई अभी तक की बात? 20 से कम 2, 40 से कम 9, 60 से कम 13, 80 से कम 18 और 100 से कम 20। अब आ जाओ ये दूसरा पक्ष और बना के देख लेते हैं। से अधिक बोलते समय कौन सी सीमा लेते हो, निम्न सीमा। ये रही निम्न सीमा। आप पढ़िए, पहले क्या पढ़ोगे, 0 से अधिक, फिर आते हैं 10 से अधिक, सॉरी 20 से अधिक, फिर आते हैं 40 से अधिक, फिर आते हैं 60 से अधिक, और फिर आते हैं 80 से अधिक। ये आपके पास में 0 से 20 से 40 60 और 80 से अधिक आ गए। अब आइएगा सबसे पहले 0 से अधिक। क्या इन सब विद्यार्थियों के नंबर
0 से अधिक है या नहीं है? सारे विद्यार्थियों के नंबर 20 से अधिक है, सॉरी 0 से अधिक है, तो सारे विद्यार्थी कितने थे? वो तो 20 थे, तो ये लिखा 20 से अधिक। अगर मैं इन दो विद्यार्थियों को छोड़ देता हूं तो बाकी सब विद्यार्थियों के नंबर जो है वो 20 से ज्यादा है। 2 गए, 20 में से बचे कितने? 18। अगर मैं ऊपर के 2 और 7 9 छोड़ देता हूं तो सबके नंबर 40 से ज्यादा है, तो 4 5 9 और 2 11। अगर मैं यहां तक के ऊपर के विद्यार्थियों को 2 7 और 4 इन विद्यार्थियों को छोड़ दूं, 7 4 11 और 2 13, अगर ऊपर के इन 13 विद्यार्थियों को छोड़ दूं तो पीछे सबके नंबर किससे ज्यादा है? 60 से अधिक है, तो कितने प्राप्त हुए? 7। और अगर मैं 5 तक के ऊपर सारे विद्यार्थी छोड़ दूं तो सबके नंबर ज्यादा कितने? 80 से, तो मान प्राप्त हुआ कितना? तो ये अपने पास में 0 से अधिक 20 से अधिक प्राप्त हुआ मान अपने पास में। अब जी यहां से आपने 2 क्वेश्चन और तैयार किए, कौन कौन से वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, आपके एक किसी प्रश्न के अंदर आपको पहला भाग दिया होगा वर्ग, और वर्ग की जगह लिखा होगा विद्यार्थियों के प्राप्तांक। आपका एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, विद्यार्थियों के प्राप्तांक, जिसमें वो कह देगा 0 से 20, 20 से 40, फिर वो कह देगा विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, फिर विद्यार्थियों की संख्या जो भी दे, 5 7 3 2 जो भी दे दिया। अब आपके 2 कॉलम तो बन गए, लेकिन आपके पेपर में जब किसी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन आके आपसे माध्य का बहुलक पूछ लिया, तो मुझे ये बताइए आपको ये कैसे पता चलेगा कि दिए गए प्रश्न में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो आपके एफ का मान है कि सी एफ का मान है? ये कैसे पता चलेगा? एफ का यानी बारंबारता का या संचयी बारंबारता का? मैं यही अभी यही क्वेश्चन उठाया मैंने जो आपने मेरे से पूछा, आप वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। मैंने कहा कि आपके एक प्रश्न में प्राप्तांक दे दिए, नंबर दे दिए, ग्रुप के रूप में दे दिया, आपने क्लास पढ़ लिया, वो तो क्लास से ये बात तो ठीक हुई। सामने आपको विद्यार्थियों की संख्या दी, हम जानते कि विद्यार्थियों की संख्या ठीक है, लेकिन टोटल कितने होंगे वो भी देख लोगे, लेकिन वो मान एफ का है कि सी एफ का, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक बड़ी छोटी सी, हाँ बिल्कुल यही बात कहने जा रहा था, ध्यान रखिएगा। आप देखो 3 क्वेश्चन बना चुके हैं, इसमें देखो एक बार आंकड़ा बढ़ा कम हुआ, बढ़ा कम हुआ। अगर आंकड़ों का उतार चढ़ाव लेके अगर आपके सामने किसी प्रकार के विद्यार्थियों की संख्याओं का एक क्रम बना दिया जाता है तो वो सदैव और सदैव मान होता है किसका जी? एफ का। लेकिन यदि आपके विद्यार्थियों की संख्या देखो लगातार बढ़ते क्रम में आरोही असेंडिंग ऑर्डर आ जाए, या लगातार घटते क्रम में इस प्रकार का आपका अगर क्रम आ जाता है, एक लगातार या तो क्रम बढ़े या लगातार घटे, वो सदैव और सदैव मान होता है किसका? सी एफ का, संचयी बारंबारता का मान होता है। तो इन दोनों ही प्रश्नों के अंदर जब से कम और से अधिक बनाते हैं तो आपका जो दूसरा कॉलम होता है वो एफ का नहीं होता, वो सी एफ का होता है। तो यहां से अपने पास में सी एफ की बात प्राप्त हुई। अब बारी आती है कि क्या यहां से और कोई प्रश्न बना अपने पास में? देखो समझना एक बार है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आपके सामने आएगा, इसलिए समझिए अच्छे से। मेरा अब तक के 2 प्रश्न मैं फिर से बोलने जा रहा हूं, बताइएगा क्या समझ में आया हुआ है। सतत वर्ग बंटन, नाम भी लिखा है, डायग्राम टेबल भी बना हुआ है। सतत वर्ग बंटन से कम बंटन जब आप प्राप्त करते हैं तो वर्ग की कौन सी सीमा लेते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ, तो आप कहेंगे कि जी उसकी उच्च सीमा लेते हैं। लेकिन मैंने कहा जब से अधिक बनाते हैं तो कौन सी सीमा लेते हैं? आप कहोगे कि निम्न सीमा लेते हैं। 2% तो वे क्लियर, सीमाओं का बात। अब आते हैं कि जब से कम बनाते हैं तो संचयी बारंबारता का क्रम क्या होता है? अब क्रम आता है आरोही क्रम, क्रम आता है अवरोही क्रम। 2 ऑप्शन तो इस प्रकार से दे सकता है, या वो देगा कि ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। तो ध्यान रखें कि से बनाते हैं तो आपका संचयी बारंबारता का क्रम है वो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, और जो से अधिक बनाते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। ये ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है और ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, किसका? सी एफ का मान। तो आपसे पूछ लेता है कि जब ऊपर से नीचे आता है उस क्रम को हम आरोही असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, और नीचे से ऊपर जाता है उसको डिसेंडिंग यानी कौन सा क्रम कहेंगे? आप अवरोही क्रम कहेंगे। ये आरोही अवरोही क्रम, ठीक है, बात क्लियर हुई।
मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, अभी तक के 4 प्रश्न हो चुके हैं। मेरा पहला प्रश्न, से कम में सीमा कौन सी उच्च, से अधिक में कौन सी निम्न, सीएफ का क्रम कैसा आरोही, सीएफ का क्रम कैसा अवरोही, सीएफ कैसे चलती है ऊपर से नीचे की ओर, सीएफ कैसे चलती है नीचे से ऊपर की ओर। तो आपके 4 प्रश्न तो अभी कंप्लीट हुए। अब आ जाओ डायग्राम, लास्ट 6 प्रश्न, 2 और प्रश्न। और मैंने अभी बताया था कि 6 प्रश्नों को अगर आप या तो समझदारी से समझ के कर लो, नहीं तो याद कर लो, करना आपको पड़ेगा। और इन पे कितने अच्छे प्रश्न बनेंगे ये आप आगे यहां तक देखते चलेंगे। आपको जो किसी प्रकार की आप लापरवाही करें उसका नुकसान कब जाके होगा मैं बताऊंगा जरूर आपको, जब हम पहला दूसरा ये सारा भाग कंप्लीट करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ ऑब्जेक्टिव पर्सन अपने शुरू कर गए। ये सारे क्वेश्चन लगभग आपके सेट के अंदर 190-85 के आसपास क्वेश्चन है। जैसे ही हम ये सारे क्वेश्चन कर जाएंगे उसके बाद में ये मान के चले कि आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड या राजस्थान बोर्ड के द्वारा किसी भी अपने एग्जाम के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के अंदर, किसी एग्जाम के अंदर सांख्यिकी से संबंधित, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आज तक उठाया गया है सन 2011 से लेकर 2023 तक, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा एक एक करके। और उनमें से उनकी संख्या 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, 80 हो सकती है। फिर आप अपना मूल्यांकन कर लेना कि आपने कितनी बड़ी लापरवाही की यदि आपने शुरू की क्लासों को अच्छे से नहीं देखा है तो। और यदि उनको देखते आ रहे थे तो आप देखेंगे कि आपके लिए पूरे के पूरे, अगर मैं 80% कराऊंगा तो शायद ही कोई ऐसे 2-4 क्वेश्चन होंगे जो आपकी समझ से बाहर होंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इसलिए जो चीजें होने वाली है उसको तो मैं बता तो जा रहा हूं, लेकिन आप तब समझेंगे जब वो घटनाएं होगी। इससे बेटर यह है कि आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, पहले से लेकर लास्ट पॉइंट तक अच्छे से पढ़ते चलिएगा। इसे स्पीड मोड पे पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि बीच में मैं किसी प्रकार के वार्तालाप तो करता भी नहीं हूं, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। इसलिए ना तो स्पीड मोड में पढ़ो और स्किप तो बिल्कुल मत किया करो अपनी क्लासेस को। आइए यहां से बात करते हैं। अब आपने टेबल बना रहे हैं देखो टेबल बना रहे हैं तो ये मान पहला सॉरी डायग्राम बना रहे 0, 20, 40, 60, 80 और 100। 20 तक जा रहे हैं तो आप 2-2 का वर्ग अंतराल ले सकते हैं, 2 अंतराल क्या सॉरी 2-2 की बारंबारता ग्रुप ले सकते हैं। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये हो गया 20। अब आइए अपना डायग्राम बनाना शुरू कीजिए। पहले ये डायग्राम बनाते हैं। 20 से कम, ये रहा देखो 20 वाला पॉइंट, कितने पे जाके रुक रहा है 2 से। 20 से कम ये आ गया पहला पॉइंट हमारा ए। 40 से कम 9 पे है, ये 40 से कम यहां 10 और 8 के बीच में लेके आते हैं, ये हमारा पॉइंट आ गया बी। 60 से कम 13, 60 वाला तीसरा पॉइंट लगभग हम 14 और 13 के बीच में लेके आ रहे हैं, ये आ रहा है पॉइंट सी। 80 से कम 18, 80 से कम वाला पॉइंट जा रहा है यहां पर लगभग डी अपना 18। और 100 से कम कितने पे जा रहा है, लगभग 20 पे आ रहा है, ये 100 से कम हमारा पॉइंट ई। आपने पॉइंट बनाया, अब इस डायग्राम को बना दीजिए। अब हम जब डायग्राम बनाएंगे तो आपका डायग्राम देखो इस प्रकार से चल रहा है। और आप देख के बताओ क्या डायग्राम आपका ऊपर जाने के बाद कभी नीचे आया, किसी भी प्रकार से नहीं आ रहा, सीधा सीधा ऊपर की ओर। और आपने अच्छे से बताया कि जो वक्र हो, तोरण वक्र होते हैं, संचयी बारंबारता वक्र, ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आ सकता, नीचे आते समय ऊपर नहीं जा सकता। और आप देखेंगे सीधा सीधा ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो मुझे बताइएगा, से कम में उच्च सीमा लेते हैं, संचयी बारंबारता का आरोही क्रम होता है, संचयी बारंबारता ऊपर से नीचे की ओर चलता है, लेकिन आपका डायग्राम की डायरेक्शन क्या होती है, और आपके डायग्राम की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर जाता है। किसमें, से कम के अंदर। ये बात ध्यान रखना है। आपका डायग्राम इस प्रकार से ऊपर जा रहा था, तो ये आपके से कम की बात हुई। आ जाइए इसी प्रकार से वापस बनाते हैं। से अधिक के लिए हम दोबारा से अपना एक और डायग्राम बना देते हैं। हमने समय जरूर लिया है, लेकिन ये समय केवल एक ही बार लिया जाएगा। आगे आपके ये 6% कैसे याद रहेंगे वो देखो आपकी समझ और आपकी प्रैक्टिस है। आपको ना इंपॉर्टेंट लगे तो आप निकल जाइएगा इस पॉइंट से आगे। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी और सिलेक्टेड चीजें हैं, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड पर इन बातों पर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना चुके हैं, ये भी आपके सामने आने वाले हैं धीरे धीरे। तो यहां से आया 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और हमने ये लास्ट पॉइंट ले लिया 20। डायग्राम थोड़ा सा रफ जल्दी में बना रहा हूं, समय काफी दे दिया हमने इस पे। ये पहला पॉइंट लेते हैं, 0 से अधिक 20, ये 0 से अधिक पहला पॉइंट यहां पर आया, पहला पॉइंट ए। 20 से अधिक 18, 20 से अधिक 18, ये हमारा दूसरा पॉइंट बी। 40 से अधिक 11, 40 से अधिक 11, 11 यानी 10 और 12 के बीच में, ये रहा पॉइंट सी।
60 से अधिक, 60 से अधिक अपने पास में 7, 6 और 8 के बीच में लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हमें डायग्राम लिखनी है। और 80 से अधिक अपने पास में 2, ये आया अपने पास में 1। अब अपना डायग्राम बना दीजिए। अब अपना डायग्राम बनाइएगा। यह आपने डायग्राम बना दिया और आप देखेंगे क्या होगा कि इस डायग्राम की जो दिशा होती है वो किस तरफ जाती है, नीचे की ओर आती है। अब आपके ये हुए 6 क्वेश्चन शानदार तैयार। याद कैसे रखेंगे वो भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये बात करते हैं कि 6 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। मेरा अब मैं 6 क्वेश्चन, यदि आप इतनी स्पीड नोट डाउन नहीं करना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे 6 प्रश्नों को सुने और उनका जवाब दीजिए। बाद में इस क्लास को दोबारा देख के नोट डाउन जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न, सतत वर्ग बंटन से कम बंटन बनाया जाता है तो सीमा कौन सी लेते हैं, उच्च सीमा लेते हैं। से अधिक बनाते हैं तो कौन सी सीमा लेते हैं, लोअर लिमिट लेते हैं, निम्न सीमा लेते हैं। 2 प्रश्न हुए। से कम में संचयी बारंबारता किस तरफ चलती है कि जी ऊपर से नीचे की ओर चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। से अधिक में संचयी बारंबारता नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। 4 प्रश्न अपने। पांचवा, से कम बंटन से कम वक्र बनाया जाता है तो वक्र की दिशा क्या होती है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। 5वां प्रश्न। और छठा लास्ट, से अधिक से वक्र बनाया जाता है तो उस वक्र की दिशा क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर। संचयी बारंबारता के बिल्कुल अपोजिट होता है। संचयी बारंबारता ऊपर से नीचे बढ़ती है तो डायग्राम नीचे से ऊपर जाएगा। संचयी बारंबारता नीचे से ऊपर बढ़ती है तो आपका डायग्राम ऊपर से नीचे आएगा। ये कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन अपने पास में, लेकिन अभी भी 2 प्रश्न और बाकी है अपने पास में, और वह देखते हैं कैसे बताएंगे। आपका ये पहला पॉइंट है, इसका एड्रेस क्या है, इस पहले पॉइंट का निर्देशांक क्या है, ए पॉइंट का। तो आप देखोगे इधर तो 20 आया, मैं यहां लिख रहा हूं। ए जो पॉइंट है नीचे एक्स 20 आया है और वाई एक्स पे कितने पे है, 2 पे है, तो ये आया 20 2। क्या यही इसका पॉइंट है, पहला पॉइंट 20 2, दूसरा 4 9, तीसरा 60 13, चौथा 80 18 और पांचवा 120। इसी प्रकार से ये भी पॉइंट ले सकते हो डायग्राम का। पहला पॉइंट क्या है, 20 0 0 20, सॉरी ये 0 20 20 18 40 11 60 7 और 80 2। अब आप सुनिएगा 3 प्रश्न शानदार तरीके से और नोट डाउन करेंगे आप इन्हें। थोड़ा समय दीजिए 1 सेकंड का। तो 3 प्रश्न आप नोट डाउन कर सकते हैं और बिल्कुल तीनों प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, या मैं लिख देता हूं। पहला प्रश्न आता है, तोरण वक्र बनाते समय एक्स अक्ष पे दर्शाया जाता है। मैं 3 प्रश्न यहां लिखूंगा और तीनों प्रश्नों के ऑप्शन यहां लिख रहा हूं मैं। ए, वर्ग, बी, वर्ग चिन्ह, सी, वर्ग चिन्ह यानी एक्स की बात हो रही है, वर्ग की सीमाएं, और डी, वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट की बात हो रही है, और यहां अपर लिमिट, वर्ग की उच्च सीमा। बताओ बीजी। पहला प्रश्न आपके पास कि यदि तोरण वक्र बनाते बनाते समय तोरण वक्र बनाया जाता है तो एक्स अक्ष पे दर्शाया जाता है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, से कम तोरण वक्र बनाते समय एक्स अक्ष पे दर्शाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन, से अधिक तोरण वक्र बनाते समय
एक्स अक्ष पे दर्शाया जाता है। और इन तीनों प्रश्नों के यही 5 ऑप्शन है। मैं क्रम से बात करता हूं। ये सेकम है, सेकम का यहां मान देखो, खुद देखो, ये पहला पॉइंट 20 है, दूसरा पॉइंट 40 है, और आप देखो यहां पर ये जो मान दे रहे हो वो किसका है, उच्च सीमा। बस यही आपके प्रश्न का जवाब होता है। जब से कम बनाते हो तो जो यहां अपने ऊपर पॉइंट लिखा होता है वही आपका ऑप्शन। से कम बनाते हो तो एक्स अक्ष पे उच्च सीमा होती है, और से अधिक बनाते हो तो एक्स अक्ष पे निम्न सीमा होती है। तो आपके 2 प्रश्न तो क्लियर हुए। से कम बनाते हैं तो आप उसमें कौन सी सीमा लेते हैं, डायग्राम बनाते समय और बंटन बनाते समय दोनों ही कंडीशन में कौन सी सीमा लेते हैं, उच्च सीमा। और से अधिक की बात करें तो उसमें कौन सी सीमा लेते हैं, निम्न सीमा। लेकिन आप बोलोगे पहले में क्या खास बात है, पहले में खास बात यह है कि मैंने किसी एक का नाम नहीं लिया, से कम या से अधिक दोनों में से किसी का भी नाम लिया, मैंने सिर्फ तोरण वक्र का। और तोरण वक्र में एक्स अक्ष में हमेशा और हमेशा वर्ग की क्या आती है, सीमाएं आती है। तो पहले प्रश्न में आपका सी ऑप्शन सही था, और दूसरे प्रश्न में आपका डी ऑप्शन सही था, और तीसरे प्रश्न में आपका डी ऑप्शन सही था। और अच्छी बात क्या है कि जब भी आपका ये तीनों प्रश्न अगर आपके वाई अक्ष पे पूछ ले, अगर तीनों प्रश्न आपके वाई अक्ष पे पूछ ले, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन उठाना है, और वो क्या उठाना है, संचयी बारंबारता। ये ध्यान रखना, अब तक आपके ने जितने भी डायग्राम बनाए हैं, अब तक आपने जितने भी डायग्राम बनाए हैं उनमें वाई अक्ष पे हमेशा और हमेशा एफ यानी फ्रीक्वेंसी की बात की थी, बारंबारता की बात की थी, आवृत्ति की बात की थी। लेकिन यदि आपका क्वेश्चन वक्र में आ जाता है, तोरण वक्र, संचयी बारंबारता वक्र, ओजाई वक्र का नाम लेके आ जाता है, तो सदैव और सदैव आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन टिक करना, वो है संचयी बारंबारता वाई अक्ष पे। तो ये था अपना पिछला क्वेश्चन जो लेके चले थे। अब आइए अपने इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, और अब बताइए समझदारी से कितना अच्छे से करना जानते हैं। से कम प्रकार के संचयी बारंबारता ग्राफ में, संचयी बारंबारता हम बिल्कुल जानते हैं क्योंकि ऊपर वाले भाग में तो संचयी बारंबारता आ गई, ये तो ठीक है। यहां क्या आएगा ये वो पूछ रहा है अपने, और आप देखेंगे कौन सा, से कम वाला। और से कम वाला याद है तो देख लो कौन सी सीमा है, उच्च सीमा है। बस टिक करके बात खत्म करो। तो उसमें उस वर्ग की कौन सी उच्च सीमा आएगी, 25B। अब बताइए क्या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रटना हुआ अपने को, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल बी। तो समझ में आया कि नहीं बताइए? जो इतनी बड़ी जो मैंने राम कहानी आपको सुनाई वो अच्छी लगी कि नहीं लगी वो तो बाद की बात है, समझ में आया कि नहीं आया वो बताइएगा मुझे। थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब सा कि ये क्या स्टैटिक्स कैसा है। तो देखो जी, मैंने आपको एक कल बात की थी, कॉन्फिडेंस आपका डाउन नहीं कर रहा, पर मैं हकीकत है वो बताने जा रहा हूँ। 9वीं 10वीं क्लास के अंदर आपकी जितनी फेवरेट ये प्रश्नावली थी, उतना अगर फेवरेट बन गया तो इसके अंदर से किसी भी एग्जाम के अंदर हमेशा हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन दिए जाते हैं, और जो हम करें उससे बाहर कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर उस जैसा इंटरेस्ट नहीं बना तो इससे बड़ी मुश्किल प्रश्नावली या चैप्टर आपके लिए हो ही नहीं सकता गणित के अंदर। जबकि आपको लग रहा था ये तो आता है हमें, जबकि ऐसा नहीं आना, इतना नहीं है कि रट्टा। तो देखो कुछ भी अगर आपको रटने की जरूरत पड़ी तो फिर देखो बिल्कुल अच्छा काम हम नहीं कर रहे, कुछ नहीं रट सकते आप इसके अंदर, क्योंकि रटी हुई चीजें आपकी चीजें हाथ से जाएगी। अब तरीका क्या बनता है, आप बोलोगे कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं याद रहेगा। उसके लिए मैं इतनी बात कहूंगा, अपने दिमाग से अधिक हटाई दो, पूरे दिमाग से। कैसे देखिएगा, क्या याद करने का तरीका क्या रहता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, और आप नहीं रटेंगे कभी नहीं भूलेंगे। मैंने से अधिक वाला हटाई दिया। अब आइए केवल 3% याद कर लीजिए। से कम में सीमा कौन सी है, उच्च है। संचयी बारंबारता ऊपर से नीचे आती है, कौन सा क्रम है, आरोही है। डायग्राम किस तरफ चलता है, नीचे से ऊपर की ओर। किसके लिए, से कम के लिए। तो विलोम शब्द की तरह याद नहीं रख सकते क्या? जब उसने से अधिक बोल दिया, अगर उसने से अधिक पर ये सारे प्रश्न कर दिए, तो फिर ये उच्च सीमा है तो यहां कौन आ जाएगा, निम्न आ जाएगा। डायग्राम CF नीचे से ऊपर तो ये जाएगा कि ऊपर से नीचे है तो ये CF ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर की ओर। ये आरोही है तो यहां अवरोही है,
ये डायग्राम नीचे से ऊपर तो इसका ऊपर से नीचे जा रहा है, बस बात खत्म होगी। एक तरफ को याद करो ना, दोनों तरफ को अगर याद करोगे तो उलझ के रह जाओगे, आप अपनी पर्सन में अपने आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हमेशा हमेशा एक पक्ष को ध्यान में रखो, दूसरा पक्ष उसका विलोम करते चलिए। आपको अब प्रैक्टिस में यह रखना है कि सिर्फ और सिर्फ से कम वाले 4% याद रखने होंगे। क्रम सीएफ का कौन सा, आरोही है, सीएफ ऊपर से नीचे की ओर आती है। सीमा कौन सी है, उच्च सीमा। डायग्राम नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जब डायग्राम बनाते हो तो एक्स अक्ष पे कौन सी, उच्च सीमा लेते हो, बात खत्म हुई जी। ये आया, इसका विलोम सब जगह उल्टा कर दीजिएगा, से अधिक प्राप्त हो जाता है। तो ये करना होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, है ना। इसको जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन इतने बड़े विशेष नहीं होंगे, जल्दी कर पाएंगे अपने। देखो बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन देखने में, लेकिन इतना बड़ा है नहीं। वर्ग निर्धारण की अपवर्जी विधि के लिए सही कथन क्या है। अब शायद हम अपवर्जी भी भूल गए होंगे, पता नहीं क्या बोल दिया अपवर्जी। आपका ये क्वेश्चन है भी, ये कह रहा है यहां पर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, यहां पर वर्ग है। बारंबारताएं कोई भी ले लो, बारंबारताएं हमने ले ली 5, 8, 3, 4। ये क्वेश्चन है, इसके लिए बात कह रहा है वो, ये होता है अपवर्जी और सतत वर्ग बंटन। ठीक है, अब आ जाते हैं पहला प्रश्न। अपवर्जी विधि में एक वर्ग के उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है। पहले वर्ग की अपर लिमिट दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट होती है या नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जी बिल्कुल ये तो होता है। पहला ऑप्शन देखो, पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं है क्या, बिल्कुल है, तो पहला ऑप्शन तो सही। अपवर्जी विधि में एक वर्ग के बंटन की, अच्छा आपको लिखा हुआ दिखाई तो दे रहा है ना, क्योंकि मैटर थोड़ा सा ज्यादा था इसलिए ज्यादा बड़ा कर नहीं पाया मैं, है ना। दूसरा क्या कहते हैं, अपवर्जी विधि में एक वर्ग के बंटन का उच्च सीमा का मान अगले वर्ग में समाहित होता है। मतलब क्या है, क्या आप नहीं जानते कि ये 60 नंबर वाला जो विद्यार्थी है उसको आप 3 में काउंट नहीं करोगे भाई, उसको आप 4 में काउंट करोगे। इसका मतलब इस मान को आप यहां गिनोगे। हाँ ये भी सही होता है, होता है बिल्कुल अपवर्जी में। ऑप्शन बी भी सही है आपका। ठीक है, देखना नहीं है, करना भी है। किसी वर्ग की उच्च सीमा का अंक उस वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता। किसी भी वर्ग की उच्च सीमा का अंक उसमें शामिल नहीं किया जाता। प्रत्येक वर्ग की जो उच्च सीमा होती है उसको उसके अंदर नहीं शामिल करते। क्या ये बात सही नहीं है, बिल्कुल ये बात भी है। तीनों बातें आप जानते हैं। प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है, उच्च सीमा को उसमें शामिल नहीं करते। तो कहां करते हो, कि अगले वर्ग में शामिल करते हैं। और जब ये तीनों बातें जानते हैं तो इसका मतलब उपरोक्त है सभी, आपका ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये तो तब होता ना जब इतने बड़े प्रश्न को देखने के बाद पहली चीज तो आपके कॉन्फिडेंस ये बना रहता कि मैं प्रश्न पढ़ तो लूं, शायद आ जाएगा, नहीं तो इस साइज को देखते ही आप आगे निकलने वाले थे। और दूसरा कि आपको क्वेश्चन ये तो समझ में आ जाए कि टेबल कौन सा। और मैंने पहले दिन ही कहा था कि लापरवाही मत कीजिए इस बात को लेके। आपसे नहीं पूछा जाएगा कौन चीजें कितने प्रकार की होती है, लेकिन आपका जब वर्ड उठाया जाता है आप ये समझ जाओ कि किस प्रकार के पर्सन की बात कर रहा है, यही समझाने का मैं प्रयास कर रहा था उस समय भी। तो क्वेश्चन नंबर 26, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27, वर्ग निर्धारण की वह विधि जिसमें प्रत्येक निम्न सीमा उच्च सीमा अगले वर्ग के निम्न सीमा से भिन्न हो कहलाती है। अगर शायद लाइन नहीं समझ पाए तो देख लो, क्वेश्चन मैं बना के दे देता हूं। 6 से 10, 14 से 18, 22 से 26, और आते हैं 30 से 34। ये आपने एक क्वेश्चन बना के दिया, ये वर्ग कॉलम है। क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो, कुछ भी हो। आपका ये क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल इंक्लूसिव की बात हो रही है। अब इंक्लूसिव की बात हो रही है यानी आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग की जो उच्च सीमा होती है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा जैसी नहीं होती। ये कब होता है, जब वो आपका क्या होता है, इंक्लूसिव यानी असमावेशी। समावेशी यानी वो कौन सा, असतत वर्ग बंटन। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, असतत वर्ग बंटन या समावेशी या इंक्लूसिव मेथड की बात करें। देखो खांड विधि कोई होती नहीं है ना। और मेरे ख्याल से आपने खांड ही लिखा है, तो खांड विधि तो कोई याद में नहीं आ रहा मेरे को, या तो इसको हिंदी में लिख के भेज।
निम्न चिन्ह, यहां पर थोड़ा गड़बड़ है, ये है क्वेश्चन आपका, ये है। इस प्रकार का जो चिन्ह आता है वो क्या होता है? खंड विधि। खंड से देखो, सीधी सी बात है, खंड विधि का मतलब आप ये कह रहे हो कि आप अनक्लासिफाइड मेथड की बात कर रहे हो, यानी अनक्लासिफाइड यानी अपने बिखरे हुए रूप में, खंड यानी टुकड़ों में, टुकड़ों में जब आते हैं तो वो अनक्लासिफाइड आपके डाटा होते हैं, जो कि हमने पहले नंबर पे पढ़ा था। ये बड़ी सामान्य सी बात थी, ठीक है ना। ठीक है, आइए यहां पर ये चिन्ह क्या होते हैं तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपके सामने एक प्रश्न आया, देखिए इस प्रश्न में 2 2 2 2 2 और 2, तो हमने देखें कि 2 कितनी बार लिखा है आपने? 6 बार। तो इसका मतलब जो 2 है उसकी जो बारंबारता है वो कितनी होगी? 6। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि छोटी प्राइमरी क्लास में हमें सिखाया था कि किसी भी बारंबारता को दर्शाने के लिए आप जिन सिंबल का, जिन प्रतीकों करते हैं उन्हें टेली चिन्ह या मिलान चिन्ह कहा जाता है, उनको टेली चिन्ह या मिलान चिन्ह कहा जाता है। और टेली चिन्ह बनाने के लिए क्या होता है कि आप उसके अंदर अधिकतम 4 खड़ी लाइनें बनाते हैं और इसको काटते हुए बनाते हैं अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर। लेकिन आप कहोगे कि जी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो ऐसा कोई विशेष नियम कभी अपने नहीं सामने आता है। ज्यादातर एनसीईआरटी राइट से लेफ्ट में लेके जाता है, लेकिन राजस्थान बोर्ड के एक एग्जाम के आंसर के अकॉर्डिंग के लेफ्ट से राइट में भी जाता है। लेकिन आप उन चीजों में मत कंफ्यूज होइए, आप केवल इतनी आदत बनाएं कि आप जब भी टेली चिन्ह बनाते हैं अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर लाइन काटने पे। लेकिन ये कब बनाते हैं? जब 4 आप अधिकतम खड़ी लाइनें बना सकते हैं और फिर काटते हुए, तो आपका जो एक ग्रुप बनता है वो सदैव और सदैव कितनी बारंबारता दर्शाता है? वो 5 बारंबारता दर्शाता है। तो 2-3 छोटे छोटे सी बातें हैं, बड़े अच्छे से कर पाओगे। पहली कि बारंबारता दर्शाने के लिए किन प्रतीकों का यूज करते हैं, तो आप कहोगे कि जी टेली चिन्ह। अगर ऑप्शन में टेली नहीं है तो आप बोलोगे मिलान चिन्ह। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बनता है कि टेली चिन्ह के माध्यम से किन्हें दर्शाते हैं, तो आप बोलोगे बारंबारता। बारंबारता ऑप्शन में नहीं है तो आवर्ती होगा, नहीं तो फ्रीक्वेंसी तो आपके सामने अच्छे से एक ही बार लिखा होगा। तो ये था अपने पास में बिल्कुल। देखो अभी मैं लाइव क्लास के दौरान हूं तो मैं नहीं पढ़ पा रहा कि विज्ञप्ति में क्या कुछ कैसे, पर जितना मेरे सामने मैसेज है कि अपने आरएस के 905 पोस्टों के लिए, है ना, विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें अगर अगर हकीकत यही है तो इसमें अभी एग्जाम डेट अगर कोई मेंशन किया तो बताएं मुझे थोड़ा। भर्ती यही, चलो ये अच्छी बात है, एग्जाम को लेके अगर कुछ है तो। ठीक है, आरएस के लिए अगर एग्जाम का कोई डेट अगर जल्दी निकाला गया है जिस प्रकार से, कोई बात नहीं, अभी क्लास का समय नहीं बचा अपने पास में, पर इतना बोलना चाहेंगे कि आरएस का जो भी तैयारी करें स्टूडेंट, उनके मैथमेटिक्स के 6 से 7 प्रश्नों के लिए आप जरूर एमर्स अकेडमी के साथ में जुड़िएगा। कोशिश ये रहेगी कि उस पर एक छोटा सा मैं वीडियो बना पाऊँ, लेकिन अगर नहीं बना पाए तब भी आप अपने इस आरएस के मैथमेटिक्स के लिए पूरा का पूरा विश्वास करके आप मेरे से जुड़िएगा। आरएस का पूरा जो कंप्लीट मैथमेटिक्स का बैच है वो मैंने एप्लीकेशन में रख रखा है, आप उसको चेक कीजिएगा, डेमो क्लासेस लगा के देखिएगा 2 दिन, और उसके बाद में आप उसे अगर अच्छा लगता है तो आप परचेज कीजिएगा। और प्राइस को लेके किसी प्रकार का एक दिन अपने ऑफर जरूर निकालेंगे कल या परसों के बीच में, तो वो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। तो ये अपने पास में आज के भी सारे के सारे क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको क्लास बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छी तो शायद मैं नहीं कहूंगा कि लगी होगी, क्योंकि काफी मुश्किल काम था करना अपने लिए, लेकिन प्रश्नों को स्तर देख के आपको ये समझ में आ गया कि अगर हमने थोड़ी सी चूकी तो एक आसान प्रश्न अपने हाथ से जा सकता है, लेकिन अगर समझदारी से किया तो ऐसा कोई विशेष प्रश्न नहीं है जिसे आप कर ना पाए। और सबसे अच्छी बात है कि इस टाइम आपका कभी भी कोई क्वेश्चन कंज्यूम करवाएगा ही नहीं, केवल आपको पढ़ना है और टिक करना है। इतना सा आसान मैथमेटिक्स के अंदर और कभी भी किसी क्वेश्चन को करने का मौका नहीं मिलेगा इस चैप्टर के अलावा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट क्लास में। आज का जो आपका काम है 1 से लेकर 34 तक के प्रश्नों का वीडियो के साथ में जो पीडीएफ लगा है उसको दोबारा से कीजिएगा, अपने डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट आउट करके उसको दोबारा चेक कीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न को याद नहीं करना, समझदारी से करना है। यदि आप वो नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा और वहां से आप अपने उस पीडीएफ को देखिएगा। आज इतना, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ 34 से आगे के प्रश्नों के लिए। धन्यवाद।